तो हेलो एंड जय हिंद एवरीवन। आज की इस वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, जो कि हमारी एंशियंट हिस्ट्री का एक टॉपिक है, जो कि कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स का बड़ा एक फेवरेट और लाडला टॉपिक है, क्योंकि इससे हर साल कोई ना कोई एग्जाम क्वेश्चन पूछ ही लेता है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। ये कहाँ कहाँ फैली थी, इसमें क्या क्या बेसिक फीचर्स थे, इसकी स्क्रिप्ट क्या थी, टाउन प्लानिंग, ए टू जेड इस वाली वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ इंडस वैली के बारे में। और इस वीडियो के बाद आपको कभी भी ऐसा चीज नहीं होगी जो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो ये एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जो 2600 से 1900 बीसी में एग्जिस्ट करती थी। ये इंडिया के इतिहास की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है, जो कि एक वेल प्लान्ड सिविलाइजेशन जिसे हम काउंट करते हैं। तो इसमें इसे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन, कई सारी बुक्स में लिखा होता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से टॉपिक जाना जाता है। क्यों? क्योंकि हड़प्पा, जो कि फिलहाल आज की डेट में पाकिस्तान के अंदर है, वो सबसे पहली साइट थी जो खोजी गई थी, जो कि अंग्रेजों के टाइम पर दयाराम साहनी ने 1920 में खोजी थी। ये आप नाम जरूर याद रखिएगा, दयाराम साहनी। कई बार एग्जाम्स में इनका नाम पूछा जाता है, या फिर डेट पूछी जाती है कि कब पहला टाउन एस्केवेट हुआ था। एस्केवेट का मतलब होता है कि जमीन के अंदर से खोद के सबसे पहला टाउन कब निकाला था। तो दूसरी चीज, एक और चीज थी कि मेसोपोटामिया, ये जो आज की डेट में मिडिल ईस्ट वाला एरिया है, उस टाइम पे ये सिविलाइजेशन भी एग्जिस्ट करती थी। तो वो इसे मेलुआ के नाम से जानते थे, क्योंकि इनका उनके साथ ट्रेड काफी चलता था। उस टाइम पर भी इंटरनेशनल जो ट्रेड होता था पानी के रास्ते से, वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ होता था हमारा। और वो इंडस वैली सिविलाइजेशन को मेलुआ के नाम से जानते हैं। इसके बारे में मैं आगे और बात करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे क्या ट्रेड होता था, बट फिलहाल के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि इसे हम मेलुआ के नाम से, मेसोपोटामिया वाले लोग इसे मेलुआ बोलाते थे। तो आगे बढ़ते हुए, ये मैप है। ये मैप आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इसमें कई बार कई तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहली चीज तो आप एक्सटेंट देखिए। आज का जो मॉडर्न डे पाकिस्तान है, वो जम्मू कश्मीर का इलाका, उसके नीचे आएंगे हरियाणा का इलाका, पंजाब का इलाका, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का इलाका, दिल्ली का इलाका, राजस्थान, गुजरात और नीचे महाराष्ट्र तक का इलाका इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक पार्ट हुआ करता था। तो इसमें सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है, आप ये याद जरूर याद रखिएगा कि नदर्न मोस्ट, यानी कि उत्तर में, सबसे उत्तर में कौन सी साइड थी, वो थी मांडा, जो कि आज के दिन में जम्मू कश्मीर के अंदर पड़ती है। दूसरी, वेस्टर्न मोस्ट, यानी सबसे वेस्ट में जो साइड थी, वो थी सुतकिंदा डोर, जो कि आज की डेट में पाकिस्तान के सिंध के स्टेट के अंदर पड़ती है। और सदर्न मोस्ट जो साइड थी, वो थी दायमाबाद। अब दायमाबाद कहाँ पर है? ये आज की डेट में महाराष्ट्र में पड़ता है। और जो ईस्टर्न मोस्ट साइड थी, वो थी आलमगीरपुर, जो कि आज की डेट में उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ती है। तो ये जो चार साइट्स हैं, ये जरूर आप याद रखिएगा, क्योंकि इसके थ्रू आप मेंशन करके ये बता सकते हो कि कहाँ से लेके कहाँ तक इस सिविलाइजेशन का एक्सटेंट था। और कई बार ऐसे अरेंजमेंट भी आ जाता है ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, तो उसमें भी अगर आपको ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट और नॉर्दर्न मोस्ट और सदर्न मोस्ट साइड्स पता होंगी, तो वो आपकी कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करती है ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में। बाकी आप साइट्स भी देख सकते हैं, जैसे बड़ी बड़ी साइट्स में बिठा देता हूँ। एक ही हड़प्पा थी, ये नीचे आप देखेंगे मोहनजोदारो थी, चहुंद्रो थी, और यहाँ पर रोपड़ थी एक बड़ी साइट, एक राखीगढ़ी थी, एक बनावली थी, एक कालीबंगन थी, एक धोलावीरा थी, और एक लोथल थी। इनके बारे में आगे और डिटेल में बताऊंगा, बट फिलहाल आगे बढ़ते हुए हम जानेंगे स्क्रिप्ट। अब इतनी बड़ी सिविलाइजेशन थी और इतने एडवांस इसमें लोग थे, जिसके बारे में और आगे बताएंगे। तो ये कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट यूज करते थे, जिसके थ्रू स्क्रिप्ट, जैसे लिपि होती है जिसे हम बोलते हैं, जैसे आज की डेट में इंग्लिश हम यूज करते हैं, ये भी एक स्क्रिप्ट होती है, ABCD फॉलो करती है। एक हिंदी है जिसमें अ आ ई ऊ चलता है। तो वैसे ही इनकी भी एक स्क्रिप्ट थी, बट स्क्रिप्ट का पैटर्न था पिक्टोग्राफिक। अब जैसे कई लैंग्वेजेस का नेचर होता है अल्फाबेटिकल, जैसे हिंदी और इंग्लिश, बट कुछ लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे कि आज की डेट में मॉडर्न डे अगर हमें एग्जाम्पल देना हो, तो उसमें चाइनीज मैंडरिन है जो एग्जाम्पल है, वो प्राइम है, क्योंकि उसमें फिक्स्ड अल्फाबेट्स नहीं है, उसके अंदर कैरेक्टर्स हैं जिसको हम पिक्टोग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे ही इनकी स्क्रिप्ट भी पिक्टोग्राफिक थी। तो जो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी, इसको मैं अगर आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, ये आप पिक्चर देख सकते हैं ना, ये एक एग्जाम्पल है उनकी स्क्रिप्ट का। ये एक रियल इमेज है जो उन्होंने पत्थर पे कार्व करके लिखी हुई थी। तो ये पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है, इसमें कोई फिक्स्ड अल्फाबेट्स नहीं है, बट अलग अलग डिजाइन से वर्ड्स बनाए गए हैं, जैसे आप ये देखेंगे।
ये अलग अलग डिजाइन से बनाए गए जिसको अलग अलग रिप्रेजेंटेशन थी। हालांकि इस चीज की आज तक डिसाइफर नहीं हुई है कि मतलब हमें आज तक नहीं पता है कि इंस्क्रिप्ट में क्या लिखा है। जो हिस्टोरियंस है, जो इतिहासकार है, वो आज भी लगे पड़े हैं खोजने में कि इनका मतलब क्या है। तो एक दूसरी चीज थी कि बोस्ट्रोफिडॉन मेथड यूज करते थे लिखते टाइम। अब बोस्ट्रोफिडॉन क्या होता है? नॉर्मल जो लैंग्वेज होती है या तो हम उसको लेफ्ट टू राइट लिखते हैं या फिर लिखते हैं राइट टू लेफ्ट। लेफ्ट टू राइट का एग्जाम्पल है इंग्लिश और हिंदी, और राइट टू लेफ्ट का एग्जाम्पल है जो फारसी होती है और जो उर्दू होती है, उसको हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। बट बोस्ट्रोफिडॉन इन दोनों से ही अलग है। बोस्ट्रोफिडॉन जो लैंग्वेज होती है ना, उसके अंदर पहले तो स्टार्ट करते हैं हम लेफ्ट टू राइट, ऐसे लिख रहे हैं, और उसके बाद जो अगली लाइन थी ना वो राइट टू लेफ्ट लिख देते थे। तो ये एक मेथड होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ रखे हैं, तो इस चीज को जरूर याद रखिएगा कि बोस्ट्रोफिडॉन मेथड होता क्या है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन बोस्ट्रोफिडॉन मेथड से ही लिखती थी, और पत्थरों के ऊपर लिखती थी, पेपर का उस टाइम पे जमाना नहीं था। तो अब ये दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो अब स्टार्ट होते हैं। इसमें आता है टाउन प्लानिंग, कि टाउन्स को बनाया कैसे गया था। तो सबसे जो पहली चीज है ना, वो आप है बर्न्ट ब्रिक्स, यानी पकी हुई ईंटों का यूज किया गया था। अब पकी हुई ईंटें में ईंटों की क्या बात होती है, जहां पर दुनिया स्टार्टिंग के टाइम्स में मेजोरिटी दुनिया पत्थरों को जोड़कर घर बनाती थी, यहाँ पर इंडिया में लोग जो मिट्टी है उसके थ्रू ईंटें बनाते थे, उन्हें फिर भट्टी में पकाते थे जिससे वो हार्ड होती थी, और उन्हें यूज करते थे। और उनमें भी फिक्स साइजेस, इनका एक रेशियो होता था। जैसे मैं रेशियो बता देता हूँ, 1:2:4। यानी अगर एक ईंट है तो उसका फिक्स साइज है, या कि छोटी ईंटें बनेंगी तो वो इतनी इतने साइज की बनेंगी, थोड़ी सी मीडियम साइज होंगी तो वो इतने साइज की बनेंगी, और बड़ी होंगी तो इतनी बड़ी बनेंगी। ये फिक्स्ड था कि इतनी बड़ी ईंटें ही बनाएंगे। तो कि ये बड़ी एक इंट्रीगिंग बात है कि उस टाइम पर फिक्स्ड साइज की ईंटें बनाई जा रही थी। एक वेल मैनेज्ड कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस होता है अगर ईंटें सेम साइज की बनती हैं, तो वो यूज होता था उस टाइम पर। दूसरी चीज थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ग्रिड पैटर्न। अब ग्रिड पैटर्न क्या होता है मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर अगर आप इस पिक्चर में देखोगे, ये सड़क जा रही है, एक यहाँ से जा रही है, यहाँ ऐसे जा रही है, फिर ये कैसे जाएगी, फिर एक ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, और एक नीचे वापस जाके यहाँ से कनेक्ट हो जाती है। और ये जो गलियां आप देख सकते हो, सीधी गलियां, आगे जाके लेफ्ट एक रास्ता एक राइट है। तो ये उस टाइम पर डिसाइड करना कि हम सीधी कतारों में घर बनाएंगे, और जो हमारे रोड्स हैं वो 90 डिग्री पे कट करेंगे एक दूसरे को, ये 90 डिग्री बना रहे हैं आपस में। यहाँ पर अगर आप रोड इसको देखोगे, ये डिसाइड करना बहुत एक बड़ी बात थी। आज की डेट में मेजोरिटी इंडियन सिटीज ग्रिड पैटर्न को फॉलो नहीं करती। इसका वैसे एक हमारे पास सबसे बड़ा एग्जांपल है चंडीगढ़, जो कि एक प्लान्ड सिटी है ग्रिड पैटर्न के ऊपर। बट मेजोरिटी सिटीज इंडिया में आज की डेट में भी ग्रिड पैटर्न में प्लान नहीं है। बट उस टाइम पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने ग्रिड पैटर्न के थ्रू सिटीज अपनी प्लान करी थी, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पॉपुलेशन मैनेज करने में ग्रिड पैटर्न बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस चीज को जरूर याद रखना है कि हाउसेस जो थे वो एक रो में क्रिएट करे गए थे, और जो रोड्स थे वो आपस को 90 डिग्री में कट करते थे। एक अगली चीज थी ये एक्सेलेंट ड्रेनेज पैट सिस्टम। अब ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है? जो पानी का सिस्टम होता है सिटी के थ्रू, जो वेस्ट मैनेजमेंट होती है वो, कि भाई बारिश आ गई तो पानी बारिश का कहाँ से जाएगा, जो घरों से वेस्ट निकल रहा है टॉयलेट से वो कहाँ जाएगा। तो अब इसमें क्या था, ये आपको दिखाता हूँ मैं इसमें इसी पिक्चर में। यहाँ पर ये, यहाँ पर अगर आप ये अंदर देख सकते हो ना, जो गहरी गहरी सी थोड़ी चीजें हैं, ये इनके ड्रेन्स हैं, ड्रेनेज सिस्टम है। तो ड्रेनेज सिस्टम से क्या होता है? पहली चीज तो अगर बारिश बहुत ज्यादा होती है तो पानी कहीं खड़ा नहीं होगा। ये चीज आज के डेट में भी रिसेंटली न्यूज में भी आया था पिछले साल ही, कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की सिटीज हैं मोहनजोदारो और हड़प्पा, इनका ड्रेनेज सिस्टम आज भी काम कर रहा है। इतना अच्छा इस लेवल पे उन्होंने उस टाइम पर ड्रेनेज सिस्टम बनाया था। और दूसरी चीज, जो घर से वेस्ट मैनेजमेंट है। और एक और बात, पहली बात तो हर घर में टॉयलेट्स थे, और हर घर मतलब हर घर में, हर छोटे छोटे घर में भी टॉयलेट्स थे। तो ये भी एक अपने आप में बड़ी बात थी उस टाइम पर, कि टॉयलेट्स बना दिए, और वो भी हर घर में। दूसरी चीज थी कि उनका वेस्ट मैनेजमेंट अच्छा था, तो जिसकी वजह से बीमारियां भी कम फैलती थी। और एक और चीज थी, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिटाडेल्स इन टाउन्स। अब सिटाडेल क्या होता है ये भी इसी पिक्चर में आपको दिख जाएगा।
यहाँ पर अगर आप लेफ्ट में देखोगे, यहाँ पर अगर आप लेफ्ट में देखोगे तो ये जो ऊपर एक अलग सा टाउन दिख रहा है कि बाकी सारी जगहें तो यहाँ नीचे है, एक ये अलग से ऊपर से है। ये जो है ना, ये है सिटिडल। अब ये सिटिडल क्या था कि एक सिटी है, उसके अंदर जो पावरफुल लोग हैं, जो ये माना जाता है, पता तो अभी किसी को अच्छे से वो नहीं है, बट अगर आप लिखना हो तो आप लिख सकते हो कि जो सिटी के पावरफुल लोग थे वो सिटिडल के ऊपर रहते थे। अब सिटिडल में दो तीन चीजें खास थी। एक तो फोर्टिफाइड था, यानी इसके चारों तरफ दीवारें बनाई हुई थी। दूसरी चीज, जो घरों का साइज था वो भी बड़ा था, कंपेयर करें अगर नीचे जो घर थे ना वो छोटे थे, ऊपर बड़े बड़े घर थे। और तीसरी चीज जो थी, ग्रेनरीज, जो अनाज जहां पर रखते हैं ना वो ऊपर रखा हुआ था कंपेयर टू नीचे की बजाय। तो ये सिटिडल था, जिसमें टाउन्स को, मेजोरिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था कि एक तो सिटिडल है, एक लोअर टाउन है। तो ये जरूर याद रखना। और एक था ये वाटर रिचार्जिंग सिस्टम। वाटर रिचार्जिंग यानी जो रेन वाटर आप हार्वेस्टिंग सिस्टम बोल सकते हो इसको, वो बनाया हुआ था, जो कि धोलावीरा में स्पेसिफिक था। अब धोलावीरा एक टाउन था, उसके अंदर स्पेसिफिकली वाटर रिचार्जिंग सिस्टम था, यानी कि जिसे हम गांव के अंदर बोलते हैं ना, बड़े बड़े जो गड्ढे खोद के बना देते हैं कि बारिश का पानी आएगा तो इकट्ठा हो जाएगा, वो चीज इन्होंने उस टाइम पर ही शुरू कर दी थी कि हम वाटर रिचार्जिंग का सिस्टम बनाएंगे, क्योंकि धोलावीरा के आसपास कोई बहुत बड़ी नदी नहीं थी, तो उनको अपना वाटर रिचार्जिंग सिस्टम बनाना था। तो वो भी इन्होंने उसी टाइम पर बनाना शुरू कर दिया था। तो अगली चीज आती है सोसाइटी। अब टाउन प्लानिंग तो देख ली इन्होंने, घर ऐसे ऐसे बनाए थे, बड़ी कमाल का ड्रेनेज सिस्टम था, सब कुछ था। बट सोसाइटी कैसी थी, लोगों का आपस में रिलेशन कैसा था, जो वुमेन की सिचुएशन थी वो कैसी थी। इसमें अगर हम बात करें तो इट इज कंसिडर्ड टू बी मेट्रियार्कल सोसाइटी। अब मेट्रियार्कल क्या होता है, दो तरीके की होती है सोसाइटीज, या तो मेट्रियार्कल होती है या पेट्रियार्कल होती है। तो पेट्रियार्कल सोसाइटी होती है, उसके अंदर होता है कि मर्दों का राज चल रहा है, और उसमें कहीं ना कहीं औरतों की जो सिचुएशन है वो डिमिनिश करी जाती है। बट मेट्रियार्कल सोसाइटी में यह माना जाता है कि या तो मर्द और औरत इक्वल है, या फिर औरतों का स्ट्रेचर उससे ऊपर है। तो ये इस वाली मेट्रियार्कल सोसाइटी में माना जाता था कि मर्द और औरत इक्वल चल रहे थे उस पूरी सोसाइटी के अंदर। कोई एज सच वो नहीं था कि वुमेन को दबाया जा रहा था या फिर कुछ और ऐसी दिक्कत आ रही थी। अब ऐसा क्यों, हिस्टोरियंस को ऐसा लगता है कि मेट्रियार्कल थी सोसाइटी, तो इसके भी कुछ रीजंस है। सबसे पहली चीज ये थी, मदर गॉडेस की इमेजेस मिली थी। अब इमेजेस में बहुत सारी चीजें मिली थी। एक तो उनकी मदर गॉडेस की, आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर लेफ्ट में देखोगे अगर आप, यहाँ पर अगर आप लेफ्ट में देखोगे तो ये जो मदर गॉडेस है ना, इनकी पहली बात तो मूर्तियां मिली हैं अलग अलग जगहों से, ऐसा नहीं कि एक सिटी में मिली, अलग अलग सिटीज में मिली है। दूसरी चीज, सील्स होती थी। एक सील्स यानी कि सिक्के टाइप होते थे उस टाइम के, जिन्हें उस टाइम पे बनाया जाता था। तो उसके ऊपर भी कई जगहों पर मदर गॉडेस की सील्स दिखी हैं कि इनकी पिक्चर बनी हुई है उसके ऊपर। तो इससे ये लगता था कि हाँ, ये देवी की पूजा करते थे। तो एक रीजन तो हो गया ये कंसिडर करने का। दूसरा रीजन था कि वॉरफेयर और एनार्की है वो एग्जिस्टेंट ही नहीं होती थी, या फिर बहुत कम थी। अब वॉरफेयर और एनार्की क्या होता है? वॉरफेयर तो आपको पता है कि जंग कम होती थी, वॉरफेयर का तो ये होगा मतलब। एनार्की होता है कि लॉलेसनेस, यानी जैसे आज की डेट में अफगानिस्तान है, वो परफेक्ट एग्जाम्पल है एनार्की का, कि बस चल रहा है राज, लॉ लू ऐसे तैसे हो रखे हैं। वैसे ही जिस भी सोसाइटी में वॉरफेयर और एनार्की कम होगी ना, वहां पर वुमेन की जो सेफ्टी है वो बढ़ेगी, और जितनी ज्यादा उनकी सेफ्टी बढ़ेगी उतनी ज्यादा वो बाहर निकलेंगी घर से, और जितनी ज्यादा वो घर से बाहर निकलेंगी वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्ट करेंगी, वो पैसे कमाएंगी। और जो इन दोनों चीजों में पार्टिसिपेट कर लेता है ना, उसकी लाइफ की सिचुएशन ऑटोमेटिकली सुधर जाती है। और जब लड़कियां बाहर भी निकलती थी, जो ऑक्यूपेशंस थी वो फेवरेबल थी वुमेन के लिए। ऐसा कोई वो बहुत ज्यादा फिजिकली इंटेंस काम नहीं था। जैसे कि अब जंग हो ही नहीं रही, मेनली यही होता है कि जंग में औरतें नहीं जाती, तो जंग ही नहीं हो रही, तो वहां पर काम ही बचते हैं कुछ ऐसे। जैसे कि काम आप इस पिक्चर में आप देख सकते हो, रिप्रेजेंट बड़े अच्छे से किया हुआ है। जैसे पॉटरी है, गमले मटके बनाना है, गमले बनाना है। अबे मटके और गमले कोई भी बना ले, क्या फर्क पड़ रहा है? खेती बाड़ी है, खेती बाड़ी में भी कोई ऐसा नहीं है कि दिक्कत हो जाएगी अगर कोई औरत कर लेगी या मर्द कर लेगा तो। जो मर्जी करो खेती बाड़ी। ये कपड़े का काम है, टेक्सटाइल्स का है, कपड़े बुनना है, कुछ और करना है, कलर करना है उनको, ये काम भी लेडीज आराम से कर सकती हैं। दुकान संभालनी है, ट्रेडिंग का काम है, उसमें भी लेडीज खुल के पार्टिसिपेट करती थी। तो ये मेजोरिटी ऑफ दी काम धंधा चलता था जो, उसके अंदर लेडीज पार्टिसिपेट आराम से बड़ा खुल के करती थी। और अगली चीज आ जाती है, अब ये तो हो गया
जितनी भी बात होगी वुमेन की। एक होता था फैमिली स्ट्रक्चर, अब उसमें चलती थी न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली दो टाइप की होती है फैमिलीज भी। एक तो जॉइंट फैमिली जिसमें पति, उसकी पत्नी, बच्चे और उनके माँ बाप इकट्ठे रहते हैं जॉइंट फैमिलीज में, और पति के भाई जो होते हैं वो भी इकट्ठे ही रहते हैं। बट न्यूक्लियर फैमिली क्या होता है, पति पत्नी और उनके बच्चे सिर्फ। अब इस चीज का कहाँ से पता चला, इस चीज का पता चला था घर के साइजेस से, कि इस साइज के घर में कितने लोग रह सकते हैं। तो उसके उससे आइडिया लगाया गया कि 4 से 5 लोगों के हिसाब से वो मेजोरिटी घर थे जिसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली न्यूक्लियर फैमिलीज ही चलती थी। अब न्यूक्लियर फैमिली चलती थी, इतनी सारी चीजें होती थी, तो इसको एक, इन सारी चीजों के कारण इसको एक अर्बन सिविलाइजेशन माना गया। और अर्बन भी नहीं, दुनिया की फर्स्ट, दुनिया की सबसे पहली अर्बन सिविलाइजेशन माना गया है आईवीसी को। इस बात को आप याद रखिएगा, एक फैक्ट है ये। तो आगे बढ़ते हुए पॉलिटी, अब इतने सारे लोग भी रह रहे हैं, अर्बन सिविलाइजेशन भी है, प्लानिंग भी बढ़िया है, तो उन सबको मैनेज भी तो करना है। उनके ऊपर राज कौन कर रहा है, क्या हो रहा है, कैसे राज चल रहा है। तो एक रिपब्लिकन ओलिगार्की था। अब रिपब्लिकन और ओलिगार्की क्या होता है, रिपब्लिकन होता है जिसके अंदर एक स्टेट का राजा होता है। जैसे इंडिया है, इंडिया का जो टॉप मोस्ट लीडर है वो इस टाइम पे प्रेसिडेंट है। तो इंडिया एक रिपब्लिकन नेशन भी है, बट उसके साथ साथ ये रिपब्लिकन तो थे ही, इनका एक राजा तो था, बट उसके साथ साथ ओलिगार्की एग्जिस्ट करती थी। ओलिगार्की यानी कि कुछ पावरफुल लोग थे जो इस देश को लीड करते थे। इसको मैं आगे और अच्छे से समझाता हूँ थोड़ा सा। पहली चीज तो रूलर था, वो सेलेक्ट होता था या फिर इलेक्ट होता था पार्शियली। जो मतलब आईवीसी के बहुत अमीर अमीर मर्चेंट्स हो गए, या कुछ बड़ा ही कुछ पावरफुल कोई आदमी है, तो वो सारे जो 10-15 लोग होते थे एक सिटी में, वो आपस में या तो सेलेक्ट कर लेते थे एक बंदे को कि हाँ ये बनेगा, या फिर जो एक पार्शियल इलेक्शन है कि आपस में ही चूज कर लिया। अब एक पार्शियल इलेक्शन ही है क्योंकि इसमें जो नॉर्मल जनता थी वो पार्टिसिपेट नहीं करती थी, जो पावरफुल लोग होते थे वो ही पार्टिसिपेट करते थे। दूसरी चीज थी, रूलर एब्सोल्यूट नहीं था, यानी कि राजा ने जो बोल दिया वो फाइनल नहीं है। ऐसा नहीं कि राजा ने बोल दिया ये होगा तो होगा ही होगा, उसके ऊपर विचार होते थे, उसके ऊपर कई जो बड़े बूढ़े लोग होते थे वो डिस्कस करते थे कि ये चीज होनी है कि नहीं होनी। जो पावरफुल लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो आपस में डिस्कस करते थे कि हाँ राजा सीनियर है सबका, बट ऐसा नहीं कि राजा ने बोल दिया तो वो चीज होगी ही होगी। एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि रूलर वॉज नॉट हेरिडिटरी, कि मतलब राजा का बेटा राजा नहीं होता था। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका पापा राजा तो आप भी राजा ही बनोगे। आपको सिलेक्ट या इलेक्ट करेंगे पार्शियली। कौन इलेक्ट या सिलेक्ट करेगा, वो होंगे फ्यू पावरफुल लोग। अब इसमें भी मेजोरिटी माना जाता है कि जो मर्चेंट्स होते थे, यानी कि जो व्यापारी होते थे, वो लीड करते थे इसको भी, क्योंकि बिजनेस उस टाइम पर लीड कर रहा था। आईवीसी के जितने भी शहर थे उसमें बिजनेस का बहुत स्कोप दिख रहा था हर चीज में। तो उसमें माना जाता है कि मर्चेंट्स थे ना, वो आपस में ही स्टेट को रूल करा करते थे एक अपने आप में राजा बना के। तो थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं। अब इकोनॉमी, अब एक राजा भी हमने बता लिया कि पॉलिटी राजपाट कैसे चल रहा है इस देश का, इस देश में सोसाइटी कैसी है, इस देश में सब कुछ कैसा है। बट पैसा, पैसा भी तो इम्पोर्टेंट है ना, इकोनॉमी चलानी है। क्योंकि एम्पायर्स जो राइज और फॉल होते हैं वो मेजोरिटी इकोनॉमी की वजह से ही होते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज होगी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस था, वो मेजर एक्सपोर्ट का पार्ट था। एक्सपोर्ट ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर ही हो, एग्रीकल्चर या जो जिसमें आते हैं वीट आ गया, अपना राइस आ गया, ज्वार बाजरा, ये सारी जो चीजें सिर्फ ये एक्सपोर्ट नहीं होती थी कि हमने बस सब्जी एक्सपोर्ट कर दी थी, हमने फ्रूट एक्सपोर्ट कर दी, ये कर दिया। उसके अलावा भी बहुत चीजें होती थी एक्सपोर्ट, जैसे कि मटके होते थे, जैसे कि अलग अलग तरीके की बीड्स होती थी जिसे हम मोती बोलते हैं, वो एक्सपोर्ट होते थे। बट मेजोरिटी जो एक्सपोर्ट था वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का ही था। अब एक्सपोर्ट की बात हो रही है, एक्सपोर्ट हो कैसे रहा है कि इतनी पुरानी सिविलाइजेशन है, इतने साल पुरानी सिविलाइजेशन है, एक्सपोर्ट कर कैसे रहे हैं वो लोग। ये लोथल है, लोथल भी एक आईवीसी की पुरानी साइट है। ये बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल है इस चीज का कि एक्सपोर्ट सामान होता कैसे था। अब लोथल में ना, ये जो पीछे देख रहे हो आप, ये तो है नदी, और इसमें नदी पास में ही है, और उसकी आगे जाके थोड़ा सा पास में ही हो देखोगे ना, समुंदर जुड़ जाता है। तो उस नदी को ही काट के यहाँ पर अपने शहरों में पास लगा दिया, और यहाँ पर एक डॉकयार्ड, डॉकयार्ड यानी कि बंदरगाह बना दिया जहाँ पर जहाज आके रुकते थे।
जो जहाज आके रुकते थे, ये आसपास ये देख रहे हो, ये स्टोरेज हाउस है या ग्रीनरी है जहां से सामान जा रहा है। या फिर जो मर्चेंट्स थे वो सामान लाके वापस इसमें डाल रहे थे, बेच रहे थे या खरीद रहे थे। तो इसके थ्रू होता था ट्रेड। और ट्रेड बहुत पुरानी पुरानी मेसोपोटामिया के साथ होता था ट्रेड, जो कि हमारा प्राइम एग्जाम्पल है। और उस ट्रेड की वजह से ही इंडस वैली सिविलाइजेशन को उन्होंने मेलुआ का टैग दिया था कि ये मेलुआ है। वो उसको हड़प्पन सिविलाइजेशन नहीं बोलते थे, वैसे मेलुआ बोलते थे। तो ये चीज एग्जिस्ट करती थी। अब हम एक्सपोर्ट तो कर रहे हैं ये सारी चीजें। तो अब जो एक्सपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट क्या हो रहा है? इंपोर्ट होता था कॉपर, टिन, सिल्वर, गोल्ड, सैफायर, लैपिस लजुली। ये जो आप देख रहे हो ना, ये लैपिस लजुली क्या होता है? एक ब्लू से कलर का एक रॉक होता है, बड़ा शाइनी। ये भी ज्वेलरी में यूज होता है, सैफायर्स भी वैसी ही चीज होती है। तो हम इंपोर्ट तो कर रहे हैं कॉपर, टिन, सिल्वर जैसी चीजें, और एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम गेहूं, चावल, जो हमारे पास ज्यादा बन रहा है। हम खेती बाड़ी कर रहे हैं, हमारी अपनी नीड पूरी हो रही है, हमारे पास ज्यादा बच रहा है तो हम उसको बेच रहे हैं और इंपोर्ट कर रहे हैं हम ये सारी चीजें। तो इनडायरेक्टली हमारे अंदर जो इकोनॉमी थी वो बूस्ट हो रही थी, क्योंकि हम इंपोर्ट तो कर रहे हैं महंगी महंगी चीजें, और ऐसी चीजें जो धरती में से निकाली जा रही है और खत्म होएंगी। एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम ऐसी चीजें जो बार बार उगाई जा सकती हैं। और अब ये जो हो रहा है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है, ये पैसे तो उस टाइम पे थे नहीं कि मतलब 10 रुपए हैं, 20 रुपए हैं, डॉलर्स चल रहे हैं, कुछ नहीं चलता था उस टाइम पे। चलता बार्टर, कि भाई 10 ग्राम चांदी दे दे, मैं, कि मेरे को तो एक 1 किलो चांदी दे दे, मैं तेरे को 100 किलो अनाज दे दूंगा। इस टाइप से चलता था उस टाइम पे। तो बार्टर सिस्टम था। अब ये डॉक यार्ड था, जब था ना, ये फैक्ट आप या जरूर याद रखिए, क्योंकि लोथल है ना, जो गुजरात में पड़ता है आज की डेट के। तो जो गुजरात में था ना, ये एक डॉकयार्ड था, इसे पोर्ट सिटी भी बोलते हैं। कि यहाँ पर बाहर के जहाज, दूसरे देशों के जहाज आके अपनी शिप्स लाते थे, अपना सामान लाते थे, और यहाँ पे उसको एक्सचेंज करते थे बार्टर सिस्टम के थ्रू। तो इसे जरूर याद रखना है। और एक और चीज, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे ना, कॉटन, जो रुई होती है, उसको इंट्रोड्यूस दुनिया को दिखाया ही हमने था, कि कॉटन जैसी कोई चीज होती है, इससे हम कपड़ा बना सकते हैं। और इसकी वजह से जो ग्रीक्स थे, क्योंकि ट्रेड हमारा ग्रीक्स ग्रीस के साथ भी होता था उस टाइम पे, तो ग्रीक्स ने हम इसे सिंडोन बोल दिया, सिंडोन का इसे नाम दिया। ये जरूर याद रखिएगा कि किस चीज का नाम दिया, सिंडोन। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब इकोनॉमी भी देख ली, अब हमने ये भी देख लिया कि बना कैसे है, स्ट्रक्चर कैसा है, सोसाइटी कैसी है, राजपाट कैसे चल रहा है इस देश में, तो सब देख लिया। अब होता है धर्म। अब इंडिया की बात हो रही है, धर्म ना ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसमें रिलीजन की बात होती है, तो ये कुछ रिलीजियस फिगर्स हैं। एक तो था मदर गॉडेस, ये हड़प्पा में मिली थी एक मदर गॉडेस, जो भी आपको मैंने पीछे दिखाई हुई थी। ये देखिए आप, ये मदर गॉडेस का स्टैचू मिला था हड़प्पा में। एक तो ये था, जिससे हमें आइडिया लगता है कि हाँ, देवी माँ की पूजा करते थे। दूसरी चीज थी पशुपति महादेव या प्रोटो शिवा की सील, जो कि मिली थी मोहनजोदारो में। ये ये जो आप टॉप लेफ्ट में देख रहे हो, ये है प्रोटो शिवा। अब क्यों है, क्या है, मैं समझाता हूँ। यहाँ पर आप देखो पहले तो, ये तो है एक राइनो। ये आप जानवर कहीं पे नोट कर लीजिए, मैं बता रहा हूँ। एक तो है राइनो, इस तरफ है एलिफेंट, हाथी, इस तरफ है बुल यानी कि सांड, एक ये है टाइगर। और यहाँ, ये तो राइनो, एलिफेंट, बुल, टाइगर, और नीचे है ये डियर। एक ये कट गया है, वैसे डियर ही है ये भी। तो ये इतने सारे जानवरों के बीच में कोई बैठा है। तो जब हिस्टोरियंस को ये सील मिली थी ना, इसके ऊपर काफी बहस चली थी कि ये चीज क्या चल रही है। तो ये जो इंडियन, जो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स के टाइम पे इंडियन जो स्कॉलर्स थे, उन्होंने बोला था कि ये तो हमारे शिव जी हैं, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान इतने खूंखार सांड, शेर, हाथी और गेंडे जैसे जानवरों के बीच में तो नहीं बैठेगा, वो कोई भगवान ही होगा। तो उसे माना गया कि ये प्रोटो शिवा है, यानी कि पौराणिक टाइम के जो शिव जी हैं, जिसे हम आज देखते हैं ना, शिव जी का शंकर वाला रूप है, उसका पुराना शिवा का ये मानते थे। तो ये मोहनजोदारो में मिली थी। एक स्वास्तिक, जो हम, मान लो कोई बंदा नई गाड़ी ले रहा है, कोई हवन हो रहा है, कहीं पे भी हो रहा है, तो ये निशान जरूर बनता है, ये स्वास्तिक का। तो इसकी कई सारी सील्स भी ली है, और कई सारे जो घर भी थे ना, उनके ऊपर भी ये साइन बनाया हुआ था इन लोगों ने। तो इससे ये साबित होता है कि स्वास्तिक का सील एग्जिस्ट करता था। और इसे आज के टाइम से रिलेट किया जाता है कि स्वास्तिक का सील अगर लगाओगे
तो आपके घर में जो बुरी स्पिरिट्स हैं, बुरी आत्माएं हैं, जो बुरा जो बोलते हैं ना नजर है, उससे आपका घर बचा रहेगा। तो ये बोलते हैं उस टाइम पर भी ये चीज मानते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कि ऐसी चीजें होती हैं। तो इससे ये चीज निकाली गई थी। एक था ग्रेट बाथ मोहनजोदारो के अंदर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये नीचे वाला फायर अल्टर्स जो कालीबंगा में मिले थे। तो ये देखिए पिक्चर्स में आपको लेफ्ट में ऊपर दिख रहा होगा ना, फायर अल्टर्स क्या होते हैं पहले तो मैं ये बता देता हूँ आपको। तो जो फायर अल्टर्स होते हैं वो होते हैं हवन के कुंड। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हवन के कुंड है जिसके अंदर पंडित हवन करते हैं या पूजा पाठ करते हैं। कोई भी घर ले लिया, कोई शादी है, कुछ भी है, तो ये हवन कुंड मिले थे, जिसके थ्रू साबित होता है कि हाँ पूजा पाठ तो होती थी, और वो भी रिचुअलिस्टिक फॉर्म में होती थी। और नीचे ये देख रहे हो ग्रेट बाथ, ये जो है ना मोहनजोदारो में मिला था। ये इतना बड़ा एक तरीके से स्विमिंग पूल टाइप बनाया हुआ था, जिसे इतिहासकार ऐसे मानते हैं कि इसकी वजह से लोग इसके अंदर आके कोई खास जब त्योहार होता था या कोई पूजा होती थी तो उसके अंदर आके डुबकियां लेते थे, या उसके लिए इसे यूज किया जाता था। तो उससे ये दिखता है। अब इसमें भी आप कई चीज देखोगे यार, कि एक पहली बात तो पूल बनाना कोई ऐसी बात नहीं है। जो नीचे पहले बात तो पत्थर आपने लगा रखे हैं, उसके बाद यहाँ पे सीढ़ियां लगा रखी हैं, यहाँ पर बैठने की जगह है। तो ये चीज दिखाती सोसाइटी कितनी एडवांस्ड थी। और रिलीजन भी कहीं ना कहीं रिचुअलिस्टिक फॉर्म में प्रैक्टिस हो रहा था, कि सिर्फ हाथ जोड़ के पूजा नहीं कर रहे थे, एक्चुअल जो जिसे बोलते हैं ना रिचुअल्स फॉलो करे जा रहे हैं वो हो रहे थे। तो इतनी बड़ी सिविलाइजेशन थी, इसके ऊपर बाद में आता है। पहले थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद करने वाले हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या है। तो हड़प्पा था, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये पेपर में आते हैं, इन्हें आप जरूर याद रखिएगा। तो हड़प्पा की बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं मैं उनके बारे में जो मेन मेन बातें हैं जो एग्जाम परस्पेक्टिव से आती हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हड़प्पा पहली बात तो है कहाँ पर, पंजाब में है, रावी नदी के किनारे है। मैप में दिखा देता हूँ मैं आपको, यहाँ पर। अब मैं इस मैप का ना आप एक स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, यहाँ से आप रिलेट करते चलिएगा कि ये रावी नदी है ना, इसके किनारे है हड़प्पा। ये मोहनजोदारो है, ये जो इंडस नदी है इसके किनारे मोहनजोदारो है। चहुंद्रो है, इसके किनारे पर भी नदी है। तो जितने भी ये कि आप एक चीज और नोटिस करोगे कि जितनी भी सिटीज हैं ये किसी ना किसी नदी के किनारे पर ही बनी है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर इतना एडवांस्ड कैनाल सिस्टम नहीं था कि आप नदियों से बहुत बहुत ज्यादा दूर दूर तक रह सको। आपको एक रेगुलर वाटर का सोर्स चाहिए था, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को पता था, और नदी के किनारे पर ही मेजोरिटी शहर बसे। तो इस चीज की पंजाब में था, रावी नदी के किनारे था। पंजाब ही पाकिस्तान वाला पंजाब है, इंडिया वाला पंजाब नहीं है। और इसको किसने खोदा था? दयाराम साहनी ने। एक था कॉफिन बरियर। कॉफिन यानी कि कफन के अंदर किसी को बंद करके जब हम डालते हैं, वो होता है कॉफिन बरियर। तो इसकी यहाँ पर एविडेंसेस मिले हैं। एक और चीज थी कि 2 rows ऑफ 6 ग्रेनरीज, ग्रेनरीज यानी अनाज घर, उसकी 2 rows मिली थी, यानी कि 12 बड़ी बड़ी ग्रेनरीज मिली थी यहाँ पर सिटाडेल के जस्ट बाहर। और एक था ये रेड सैंडस्टोन का मेल टॉर्सो। ये एक स्टैचू था बेसिकली, ये बस फैक्ट है, इसे याद ही रखना पड़ेगा आपको, और कुछ नहीं है इसमें रिलेटेड, कि बस रेड सैंडस्टोन का मेल का एक टॉर्सो मिला था। अब ये दी मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, मोहनजोदारो। आप और कोई सिविलाइजेशन याद ना करो ना करो, ये जरूर करके जाना है पेपर में। तो ये कहाँ पर है? सिंध में है, पाकिस्तान में, इंडस नदी के किनारे है। किसने खोजी थी? आर डी बैनर्जी ने खोजी थी। तो यहाँ से बहुत सारी चीजें मिली काम काम की। एक तो था ग्रेट बाथ जो मैंने आपको पढ़ाया, एक थी पशुपति महादेव की सील और मदर गॉडेस का स्टैच्यू, एक थी ब्रॉन्ज की डांसिंग गर्ल यानी तांबे की बनी हुई एक डांसिंग गर्ल की एक छोटी सी मूर्ति बना रखी थी इन लोगों ने, एक थे प्रीस्ट किंग का स्टैच्यू। अब इसे प्रीस्ट किंग क्यों बोला गया? तो ये इमेज थी ना प्रीस्ट किंग के स्टैच्यू की, इसके अंदर उन्होंने कपड़ा सा बांधा हुआ था अपने ऊपर। तो उस स्टैच्यू के अंदर ये साबित हो रहा था कि यार ये बंदा कोई बहुत ही वेल लर्नेड आदमी लग रहा है। और इसने जो शॉल ओढ़ा हुआ है उस पर जो एम्ब्रॉयडरी है ये है, तो उससे लगा है कि यार ये अमीर सा भी है। तो उसे एक राजा और एक पंडित इकट्ठा माना गया है।
और प्रिपेयर्ड गारमेंट्स, ये तो चलो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये जो चार चीजें हैं ना लास्ट की, ये जरूर याद रखनी है कि क्या क्या मिला था मोहनजोदारो से। अब आता है कालीबंगन। ये राजस्थान में पड़ता है, आज की देश की गंगानगर के इलाके में। घग्गर नदी है जो राजस्थान में, उसके किनारे पर बसा हुआ है। अब कालीबंगन का पहली चीज तो एक बड़ा एक इम्पोर्टेंट चीज है कि इसे इसके अंदर से मिलेंगी काली काली चूड़ियां, ब्लैक बैंगल्स। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया था कालीबंगा। इसे किसे खोली थी? अमलानंद घोष ने इसे खोजा था। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज है कि फोर्टिफाइड लोअर टाउन था। अभी मैंने आपको बताया जो सिटिडल था उसके चारों तरफ हम दीवारें बनाया करते थे, बट ये इकलौता ऐसा टाउन था जिसमें जो लोअर टाउन था ना, जो नीचे सिटिडल के नीचे वाला जहाँ पर दूसरे लोग रहते थे, जो बड़े बड़े व्यापारी वगैरह थे, दूसरे सिटिडल में रहते थे, नीचे जो आम लोग जनता जहाँ रहती थी वो भी फोर्टिफाइड था। एक चीज फायर अल्टर्स थे यहाँ पर, हवन के कुंड मिले थे। एक था वुडन का ड्रेनेज सिस्टम था यहाँ पर। वुडन यानी कि बाकी शहरों में तो बना हुआ था ईंटों का पक्का ड्रेनेज सिस्टम, यहाँ पर बना हुआ था कच्चा पक्का सा लकड़ी का ड्रेनेज सिस्टम, जो कि इतना बहुत अच्छे से प्लान नहीं था बाकी सिटीज के कंपैरिजन में। एक था वुडन प्लो। प्लो यानी कि जो हल होता है जिससे खेती करते हैं। और जो फील्ड्स थी, खेत भी मिले थे हमें, यहाँ से खेतों के हमें अवशेष मिले थे। और एक थी कैमल बोन्स। अब इससे क्या साबित होता है कैमल बोन्स मिली हैं? कि जो ऊंट थे वो इन्होंने पाले थे, जब ही इनके एरिया के आसपास कैमल बोन्स बहुत मिली थी। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि डोमेस्टिकेशन भी एनिमल्स की चल रही थी। अब सिर्फ ऊंट की नहीं चल रही थी, गाय की भी चल रही थी उस टाइम पर, डोमेस्टिकेशन एनिमल्स में। तो अब अगला इंपॉर्टेंट शहर आता है, वो है लोथल। लोथल जो आज की डेट में अहमदाबाद में, गुजरात में, जो भागवा और साबरमती नदी के जो संगम है, मान लो यहाँ से भागवा आ रही है, यहाँ से साबरमती आ रही है, तो जो उनका पॉइंट है ना ज्वाइनिंग का, यहाँ पर बसा हुआ है लोथल। जो एस आर राव ने, ओ है, एस आर राव ने इसे खोजा था। और ये पोर्ट टाउन था क्योंकि यहाँ पर डॉकयार्ड मिला था। जो मैंने आपको ये इमेज दिखाई थी पहले, वो डॉकयार्ड की ही थी, जो इकोनॉमी के टाइम पर इमेज थी। और यहाँ पर एक चीज मिली थी इंपॉर्टेंट, ये एविडेंस ऑफ डबल बरियल, यानी कि इकट्ठा बरी किया गया था यहाँ पर मेल और फीमेल को। एक यहाँ पर एविडेंस मिला था, दो कंकाल मिले थे। जब उनकी कार्बन डेटिंग और टेस्टिंग वगैरह की गई तो पता चला उसमें से एक मेल था एक फीमेल था, और दोनों एक साथ दबाए गए थे। तो उससे पता चलता है कि या तो यहाँ पर ये तो रिलीजियस हो सकता है कोई रीजन, कि पति या पत्नी था, पति पत्नी थे, उनमें से कोई एक मर गया तो दूसरे ने साथ के साथ अपना भी बरियल करवा लिया, या तो फिर दोनों मर गए थे, या फिर वो भाई बहन थे। तो ये अलग अलग थ्योरीज बनती है, बट ये इंपॉर्टेंट है कि डबल बरियल का एविडेंस कहाँ से मिला था? वो मिला था लोथल से। तो ये अगला शहर है, पड़ता है हिसार में, हरियाणा में, जो रंगोई नदी है उसके किनारे पर पड़ता है। इसको आर एस बिष्ट ने खोजा था। तो ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है इसकी, कि ओवल शेप्ड है, यानी इस शेप में बसी हुई सिविलाइजेशन है इकलौती है। मेजोरिटी ऑफ द सिविलाइजेशन या तो स्क्वायर थी या रेक्टेंगल थी, ये इकलौती सिविलाइजेशन थी तो ओवल शेप्ड में बसी हुई थी। और जो स्ट्रीट्स थी इसकी, जो इसकी गलियां थी, वो रेडियल थी, इस तरीके से फैली हुई थी। अब इस तरीके से क्यों फैली हुई थी इसका रीजन तो किसी को नहीं पता, बट हाँ ये अलग बात है कि बाकी सारे जो शहर हैं वो सारे बन रहे हैं हमारे सीधे सीधे 90 डिग्री पे कट करते हुए रोड्स। ये एक लौता शहर है जिसके अंदर रेडियल स्ट्रीट्स बनाई गई हैं, रेडियल गलियां हैं। और यहाँ पर मिले थे बारले, यानी कि जो बाजरा होता है ना, उसकी ग्रीनरीज मिली थी बड़ी हाई क्वालिटी की। मतलब जो बाजरा था ना, यहाँ पर इतनी हाई क्वालिटी का मिला था कि लोग जब खोजा था हैरान हो गए थे कि इतनी हाई क्वालिटी का बाजरा उस टाइम पर उग रहा था, और लोग उसे स्टोर कर रहे थे इतनी लार्ज क्वांटिटी के अंदर। तो ये तो बनावली आता है धोलावीरा। अब धोलावीरा था, ये भी गुजरात में आज की डेट में, जिसे जेपी जोशी ने खोजा था। अब धोलावीरा था ना, ये किसी बहुत बड़ी नदी के किनारे नहीं था, तो यहाँ पर वाटर रिचार्जिंग सिस्टम्स थे। ये इकलौता ऐसा शहर था जो बहुत बड़ी नदी के किनारे नहीं था। क्यों नहीं था? पहली चीज तो यहाँ पर रिजर्वायर था, कि बहुत बड़ा एक पानी रोकने का जो एरिया होता है ना, जहाँ पे पानी रोक के रखते हैं, जैसे आज की डेट में हम बड़े बड़े डैम्स के थ्रू रोकते हैं पानी, तो इन्होंने उस टाइम पर पानी रोका हुआ था कि जब नदी सूखेगी आसपास की जो छोटी मोटी बह रही है, तो हम इसमें पानी यूज करेंगे। और दूसरा था वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, यानी कि जो रेन वाटर थी, जो पानी ऊपर से गिरता था, उसका
को हार्वेस्ट करते थे उसी टाइम से, जिसके थ्रू इन्होंने सरवाइव किया था। और ये इकलौती सिटी है पूरे हड़प्पा की जो 3 पार्ट्स में डिवाइड करी थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन बाकी सारी चीज़ों को 2-2 पार्ट्स में डिवाइड करा था, ये इकलौता था जो 3-3 पार्ट्स में डिवाइड करा था। तो एक ये था चहुंद्रो। चहुंद्रो पड़ता है आज की डेट में सिंध में, पाकिस्तान में, इंडस नदी के किनारे। इसे एनजी मजूमदार ने खोजा था और यहाँ पर मिली थी एक बैंगल फैक्ट्री। बैंगल यानी कि जो चूड़ियों की फैक्ट्री थी ना, वो मिली थी यहाँ पर। और ये इकलौता शहर है जहाँ पर सिटिडल नहीं था और ना ही ये फोर्टिफिकेशन थी कोई, कि मतलब ना तो यहाँ पर कोई अपर टाउन है, सारा ही टाउन एक लेवल पे है, और ना ही यहाँ पर कोई सिटिडल है, मतलब कोई अपर टाउन एग्जिस्ट ही नहीं करता और कोई फोर्टिफिकेशन भी नहीं है। नहीं तो यूजुअली क्या होता है टाउन्स के अंदर, जो सिटिडल था ना वो फोर्टिफाइड होता था और नीचे बाकी को सेपरेट करा होता था। यहाँ पर सेपरेशन है ही नहीं। तो ये इकलौता टाउन है चहुंद्रो, जो सिंध पाकिस्तान में इंडस नदी के किनारे है। तो तो ये अभी हमने इतनी जो सारी बातें करी हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कि ये क्या था, क्या सब कुछ था, तो इतनी बड़ी जो सिविलाइजेशन थी ये एकदम से डिक्लाइन होना शुरू हो गई थी। अब इसका जो डिक्लाइन है वो आज भी बड़ा एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, क्योंकि इसका एग्जैक्ट जो रीजन है ना वो किसी को नहीं पता, और इसके ऊपर आज भी काफी सारी डिबेट्स चलती है। तो सबसे पहली जो थ्योरी थी वो थी आर्यन इन्वेजन थ्योरी। अब थ्योरी क्यों है, क्योंकि ये प्रूव्ड नहीं है, ये पक्का नहीं है कि यही हुआ था, बट जो सबसे ज्यादा आज की डेट में हिस्टोरियंस जिस थ्योरी को मानते हैं वो यही है कि द आर्यन इन्वेजन थ्योरी, कि जो आर्यन थे, जो आर्यंस थे वो आए थे सेंट्रल एशिया से, ईरान इराक वाले इलाके से जो आए थे, वो इन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के ऊपर हमला कर दिया था। और जो आर्यंस थे वो लड़ाके थे, लड़ना जानते थे, और इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे मर्चेंट्स। तो उनके ऊपर इन्होंने हमला करा और उनको साउथ ऑफ इंडिया की तरफ भगा दिया। एक तो था ये। दूसरी आती है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अब जब धरती है ना, इसके अंदर कई सारी प्लेट्स हैं, वो मूव करती हैं। जैसे एक यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट है, उसके टकराने की वजह से हिमालयाज तक बन गए थे। तो बोल रहे उसकी जो प्लेट मूव कर रही थी, जो इंडियन और यूरेशियन प्लेट मूव कर रही थी, उसकी वजह से कुछ नदियां थी वो एक्सटिंक्ट हो गई। यानी कुछ नदियां जो उस टाइम पर बहती थी वो दब गई और बहना उन्होंने बंद कर दिया, जिसकी वजह से इन लोगों ने मजबूरी में साउथ इंडिया की तरफ मूवमेंट शुरू कर दी, और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो एक खंडर बन गया। एक तीसरा कारण भी लोग मानते हैं, वो है एपिडेमिक्स। एपिडेमिक्स यानी कोई महामारी फैल गई, कोई बीमारी फैल गई, जिसकी वजह से लोगों ने उस जगह को छोड़ा। अब इसका एक और रीजन है, क्योंकि जो मोहनजोदारो था ना, वहां पर बहुत सारे कंकाल मिले थे। इसको एक टाउन ऑफ स्कल्स भी बोलते हैं इस वजह से मोहनजोदारो को। तो वहां पे बहुत सारे स्कल्स मिले थे, तो जिन्हें माना गया है कि ये या तो बीमारी से मरे थे या आर्यन इन्वेजन जब हुआ था उस टाइम पे आर्यंस ने मारा था इनको। तो एपिडेमिक के टाइम पर भी वो इसे प्रूव करता है कि इतने सारे मरे हुए कंकाल हमें एक साथ क्यों मिले। तो वो एक ये रीजन था। एक होता है ड्रॉट, कि सूखा पड़ गया इस वजह से, या फिर बाढ़। दो ये और रीजन थे। तो जो इंडियन स्कॉलर्स है ना, वो इन 3 थ्योरीज पे ज्यादा बिलीव करते हैं एज कम्पेयर टू द आर्यन इन्वेजन थ्योरी, क्योंकि वो ये मानते हैं कि आर्यंस जो थे वो इंडियंस ही थे, वो बाद में बाहर गए थे। बट हालांकि जो भी हो, आप ये सारी थ्योरीज जरूर याद रखिएगा, क्योंकि हमें श्योरिटी नहीं है और हम एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, तो हमें ओपन माइंडेड होके सारी थ्योरीज को पढ़। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। आपको आई होप कि ये लेक्चर पसंद आया होगा, और आपको अगर कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं बिना बेझिझक होते हुए। आपको मैं जल्दी ही मिलूंगा अगले टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।